Hi guys, welcome to Chai with Ilachi. Today we have with us Shobit Sinha, who has been in the writing industry for many years, as we can say. Shobit sir, I would like to thank you very much for coming down. थैंक यू We've सो been मच coordinating since a long time. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। Yes, please. बहुत अच्छा आपने स्टूडियो बना के रखा है भाई। Thank you, sir. मतलब बॉलीवुड की जो बॉलीवुड नहीं भोजपुरी की जो फिल्म होती है उनसे ज़्यादा बजट आपके पॉडकास्ट का है। तो काफ़ी अच्छा आपने खर्चा वर्चा किया एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल Thank you, sir. कि आपने बुलाया। So this episode is going to be full of laughter, gags. I can assure you that. And Shobit sir has been in this writing industry. He's worked in the Kapil Sharma show. He's currently writing Hera Fairy. He's currently Houseful writing 5. Houseful 5. He's currently also in works with Sajid Samji, Akshay Kumar, and a couple of big projects. He has a team of approximately 20-22 writers, as we call it, जो हम writers empire बोलते हैं सर, वो आपने खड़ा किया है. So how does that work out? अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब राइटर जो है मुंबई आने की जब सोचता है तो पहले मेरे पास आ जाता है। हाँ, मैं फिर अगर काम नहीं देता हूँ तो उधर जाता है। तो मैंने एक्चुअली अपनी ब्रांचेस बहुत सारी खोल रखी हैं correct. काम की। मूवीज राइटिंग में तो हम हैं Correct. टीवी बहुत सालों से हम लिखते आ रहे हैं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए। हम लोग ने बहुत सारे कॉमेडी शोज लिखे। कॉमेडी नेट्स बचाओ एक रोज शो आता था कृष्णा भारती का, वो हमने लिखा। कॉमेडी सर्कस बहुत बड़ी फ्रेंचाइज थी वो सोनी की, हमने वो लिखी। कपिल शर्मा शो में भी इन्वॉल्व हुए, एनिमेशन बहुत सारा लिखा। Correct. सो फिर अब मूवीज़ के बाद वेब सीरीज़, टेलीविज़न, एनिमेशन और फिर जो नेटफ्लिक्स, अमेजोन के जो बड़े बड़े हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ट्रांसलेशन की राइटिंग भी। Okay. तो हम हर जगह घुस गए हैं। हम Perfect. मतलब राइटरों के अंबानी हो चुके हैं कि हम हमारी ही सब्जी भी बिकेगी। Correct. तो वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि राइटर बेचारा जो पहले बड़ा बेचारा उसको समझा समझा जाता था। और बात भी सही है ना। देखिए राइटर पे ना हमेशा एक बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने लिख दी, लेकिन ये तो इतिहास गवाह है कि The recognition that is है ही नहीं। है ही नहीं. Correct. हनुमान चालीसा सबको पता है, हाँ. तुलसीदास जयंती का बात है किसी को नहीं पता है, Correct. है ना। Correct. जन्माष्टमी सबको पता है, जन्माष्टमी कब आ रही है ना, गोविंदा आला रे। लेकिन वेद व्यास जयंती किसी को नहीं पता है Correct. कब आती है। Correct. रामायण सबको पता है, Correct. रामनवमी सबको पता है, Correct. वाल्मीकि जयंती किसी को नहीं पता है। तो ये तो इतिहास ने ही थोड़ा सा राइटर को किया। लेकिन अब क्या कहते हैं ना कि जिस चीज़ का कभी कभी वक्त बदलता है, समय बदलता है, तो अब राइटर्स को भी रिकॉग्निशन मिलता है। सोशल मीडिया आ गया है, ऐसे कुछ पॉडकास्ट होने लगे हैं जिससे अच्छा पता चलता है, अच्छा हाँ ये लोग लिख रहे हैं। सर पॉडकास्ट से मुझे याद आया, आपका भी एक शो है. हाँ हाँ। How does it feel from being the host to the guest? अरे बहुत, मैं तो अभी आपका ही मैं स्वागत करने वाला था। फिर मेरे दिमाग में अच्छा आज मैं गेस्ट हूँ, तो अरे आज स्वागत है इलाची भाई का। Correct. लेकिन मैंने अपना पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरा एक उसमें मैंने बोला भी है, मुझे चाणक्य की लाइन बहुत इन्फ्लुएंस कर गई Okay. कि एक छोटी सी ज़िंदगी में आप सारी चीज़ें खुद से नहीं सीख सकते। Correct. आप छोटे होते हो फिर बड़े होते हो। जैसे हमने किसी से सीखा कि कोई छत से गिर के मर जाता है, तो अब हम खुद तो नहीं कूद के देखते ना। Correct. Obviously. Yeah. तो हमने दूसरे से सीखा, है ना। चक्कू मारते तो खून निकल आता है, खुद के मार के फिर देखा नहीं, हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन पता है कि खून निकलता है। निकलता है. Correct. तो पॉडकास्ट का मतलब यही था कि यार हम दूसरों से क्या सीख सकते हैं। सबके अपने विजडम है, एंड जितनी भी मैंने पर्सनालिटीज़ बुलाई सबके एक एक अपनी अपनी फील्ड में वो बहुत ध्यान से चले हैं। Obviously, उन्होंने एक yes. जर्नी तय की है। Correct. उनकी जर्नी के बारे में पूछना, और पता नहीं हमारे व्यूअर्स क्या टेक अवे ले जाएं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 मिलियन 4-4 मिलियन के व्यूज़ नहीं है, लेकिन कोई 5 लोग इफेक्ट हुए लेकिन उनकी ज़िंदगी बदली है। 100%. तो वो ज़्यादा मैंने रखा That है। is the reason we started with this thing. I've been contemplating for a year and a half. मैंने हमेशा देखा है there are many people who are doing podcasts on the entertainment business and on the actors, their struggles and everything. Yeah. But वो लोग तो already struggle करके खत्म हो चुका है उन लोग का. Correct, अभी correct. जो लोग struggle कर रहे हैं उनकी story कहाँ है? करेक्ट। So that was the whole idea of starting this thing in the first place. इसके भाई जो लोग struggle कर रहे हैं उनसे जो आपको सीखने मिलेगा, जो लोग struggle कर चुके हैं उनसे सीखने शायद से ना मिले. बिल्कुल। And coming from that perspective, I wanted to understand how did this writers, वो बोलते हैं ना एक होता है कि there is a writers कीड़ा, हाँ। वो आपको कहाँ से लगा? ये राइटर जो होता है ना, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि राइटिंग एक लौती ऐसी चीज़ है जो सीखी नहीं जा सकती। Correct. आप डांस सीख सकते हो, है ना, आप सिंगिंग सीख सकते हो,
3 साल से बच्चे को लगा दो रियाज करने वो सीख जाएगा। राइटिंग एक्चुअली कोई प्रोफेशन है ही नहीं। वो एक कला है। राइटिंग कला है, नो डाउट। राइटिंग उससे भी बड़ा वर्ड है, गिफ्ट है। ओके। राइटिंग एक जिंदगी जीने का तरीका है। आप जिस तरीके से जिंदगी जीते हैं, आप जिस तरीके से आपका जो नजरिया है, आप उसको पेन डाउन कर देते हैं, वही राइटिंग है। आपके ख्याल, ख्याल कोई प्रोफेशन कैसे हो सकता है? आज मेरे जहन में ख्याल आया, इसको, ये बहुत टफ बात है, इसको प्रोफेशन में तब्दील करना बहुत टफ बात है। अरे आज मेरे एक ख्याल आया, 3 लड़के हैं, जा रहे हैं कॉलेज, अब इसको मुझे कमर्शलाइज करना है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये कैसे पॉसिबल होगा? बट ऑफकोर्स थोड़ी सी किस्मत एंड थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा कहता है कि मुझे राइटर बनना है, तो बाप कहता है वो तो ठीक है, कमाने के लिए क्या करोगे? करेक्ट। तो थोड़ी सी हिम्मत, और फिर चीज़ें जो है ऊपर वाला खोल के रखता है उसके सामने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, अगर भाग्य ने साथ दिया तो वो ख्याल से ख्याल नहीं रह जाता है, वो ख्याल दुनिया को पता चलता है कि अच्छा ये था। सो राइटिंग इज अ गिफ्ट बेसिकली। राइटिंग इज अ गिफ्ट। जब मैं छोटा भी था ना, तो एप्लीकेशन भी ऐसे लिखता था कि टीचर छुट्टी दे ही दे। एक कोई किस्सा सर ऐसा कुछ होगा, आपको याद होगा? हाँ, मतलब मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मुझे कब पता चला, मुझे कब महसूस होने लगा कि यार मेरे अंदर राइटिंग की एबिलिटी है, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। जब आते थे कहते थे यार मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, तो एक लव लेटर लिख दोगे? तो मैंने कहा ठीक है मैं लिख दूंगा भाई। तो मैं तो नहीं, तो एक तो दूसरों के लिए लिखना आसान इसलिए भी होता है कि फंसेगा तो ये फंसेगा, उसमें मेरा क्या लेना है, पिटेगा तो ये पिटेगा, तुम लिख दो। मैंने लिख दिया, उससे लड़की सेट हो गई। और 1-2 किस्सा होता तो ठीक था, मैंने कहा यार मैं तो घर बसाए दे रहा हूँ लोगों का यार। तो यार, और वो जमाने में इट वाज नॉट एसएमएस कॉल्स, नहीं हमारे खत होते थे ना, खत होता, प्रॉपर लेटर। हालांकि उतना भी पुराना नहीं हुआ कि एसएमएस नहीं थे, बट हाँ एसएमएस थे, लेकिन एसएमएस वाली भी औकात नहीं थी दोस्तों की। करेक्ट। कि यार छोड़ो यार, वो उस क्या होता ना, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती थी, तो एसएमएस के लिए भी आप उतना ही टाइप करते थे कि एक ही पार्ट में जाए। सेकंड पार्ट ही लगना चाहिए। आज भी याद है कि वो पहले 340 कैरेक्टर्स होते थे कि उसमें आपको एसएमएस भेजना। 120 के बाद सेकंड आ जाती थी। करेक्ट। सेकंड में फिर 2 रुपए कटते। करेक्ट। तो मेरे दोस्तों को 2 रुपए नहीं कटवाने। उनका प्यार कितना हल्का होगा कि वो 2 रुपए का प्यार, 2 रुपए का प्यार नहीं था वो। करेक्ट। तो उन्होंने कहा शोभित मुझे 2 रुपए नहीं खर्च करने, और मेरी राइटिंग सोचिए 2 रुपए से कम। कहा कि मुझे क्योंकि 2 रुपए खर्च नहीं करने एसएमएस के, तो तुम यार एक लेटर लिख दो ना, वो सस्ता पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो लेटर लिखा मैंने, और लेटर लिखा, और उन लोगों के मामले बहुत हो गए। फिर उसके बाद ऐसी मैंने कुछ स्पीचेस अपने स्कूल में लिखी थी। मैं किसी को नहीं बताया कि मैंने लिखी है। जिसके लिए लिखी उसके लिए ताली वाली बज गई, मैंने खुद बोली भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहते हैं, मैं इंट्रोवर्ट रहा हूँ थोड़ा। उनके लिए ताली वाली बज गई भाई। तो मैंने कहा यार कुछ बात होगी यार, मुझ में ऐसी थोड़ी ना ताली वाली बज रही है। फिर टीचर को चिट्ठी लिखी, तो एप्लीकेशन लिखी, तो छुट्टी मिली गई। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा यार राइटर वाली। एंड एक टाइम आता है, एक लाइफ में स्टेज आती है जब ना आप बड़ी गहराई समझने लगते हो। करेक्ट। वो बहुत सारे घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है या ब्रेकअप हुआ है, कुछ हुआ है, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार आप हिप हॉप से हटके जगजीत सिंह की गजल पे आ गए। तब आपने गहराई पकड़ ली है। तब लगता है कुछ तो कहीं फूटा है अंदर, कुछ तो ऐसा हुआ है रेवोल्यूशन अंदर ही अंदर। करेक्ट। जिससे अब हम कुछ गहराई लिख भी सकते हैं। Sir, when you say that you had written these love stories for your friends and everybody, so and then so basically how was that journey from writing speeches in schools to love stories to coming to Bombay and doing such major projects? How was that journey? मुंबई, पहली बात तो मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं मुंबई आने ही नहीं चाहता था। हाँ, मुझे मुंबई आना ही नहीं था, क्योंकि राइटिंग है अंदर। करेक्ट। उसको कमर्शलाइज करने की हिम्मत नहीं थी मेरे पास। कि कौन जाएगा भाई अनजान शहर, अपने शहर में हो नहीं रहा कुछ, अपने अनजान शहर जाओ, कौन सेटल होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। तो उतनी हिम्मत मेरे पास थी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे खुद के शहर में भी कुछ नहीं हुआ मेरा। तो अब मैंने सोचा यार ठीक है, मेरा अपना घर है लखनऊ में, वो भी गोमती नगर जैसा, वहाँ का चर्च गेट हो, लखनऊ का चर्च गेट हो, तो वहाँ मेरा अपना घर था। तो मैंने सोचा कि यार इधर ही एक ढाबा पर डाल देते हैं, रेस्टोरेंट टाइप का, वही चलाते हैं यार, शादी वादी कर लेंगे, दोस्त जाएंगे, हफ्ते में एक बार बियर पी लो, लाइफ सॉर्टेड है। तो सोचे जब जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर पाता तो ढाबा डालता, मुझसे वो भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार ढाबा नहीं डाला यार, बहुत लूजर वाली फीलिंग आई। मैंने कहा यार ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ, ढाबा तो डलना चाहिए था कम से कम।
फिर जब वो भी नहीं हुआ, फिर ना यहाँ पे ना हवा पानी बदल गया है। करेक्ट वो पूरा डिप्रेशन फेज चल रहा है यार, क्या करे लाइफ में यार। वो असली स्ट्रगल एक्चुअली ना ज़ेन में होता जैन है। में होता है करेक्ट असली स्ट्रगल आपका है ही नहीं फिजिकल। इट इज मेरा एवरीथिंग इज योर एवरीथिंग इज देयर। जब वो स्टेज पे मैं था ना कि करना क्या है लाइफ में, जो हर व्यक्ति किसी ना किसी अपने एक स्टेज पे होता है कि यार अब क्या करना है लाइफ में। करेक्ट अच्छा, थोड़ा बहुत गा लेता था, थोड़ा बहुत लिख लेता था, थोड़ा बहुत चेस खेल लेता था, थोड़ा बहुत ये कर लेता, पता नहीं थोड़ा टैलेंट बहुत ज़्यादा थे। और टैलेंटेड लोगों की प्रॉब्लम बहुत है, कंफ्यूज बहुत रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि करेक्ट करना क्या है करना exactly? क्या है। कोई एक चीज़ हो ना तो चलो सॉर्टेड है भाई, हमको दूसरी चीज़ आती ही नहीं है तो मैटर ही गया। चाहे सचिन तेंदुलकर हो कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है, बात खत्म, उसी के भगवान बन जाओ। जिसको बहुत सारी चीज़ें आती है वहाँ फंसता है, वहाँ फंसता है वहाँ फंस रहा था। तो फिर मैंने सरेंडर ही कर दिया। मैंने कहा अभी जो होगा। अच्छा, राइटिंग मेरा बेसिक था, मैंने कहा कहीं से भी गिरेंगे राइटिंग पे तो अटके जाएंगे। Correct. तो अभी मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं पहुंचा क्योंकि राइटर ही एक बैकअप तो था ही वो एक वो इतना ज़्यादा इंस्टिंक्ट में है मेरी राइटिंग कि मैं कहीं से भी गिर जाऊंगा, राइटिंग तो संभाल ही लेगी। करेक्ट करेक्ट कल को मैं रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करूंगा और प्रॉपर्टी के दाम घट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, राइटिंग संभाल लेगी। ये राइटिंग मेरी इंस्टिंक्ट में है, ये Correct. गिफ्ट है। ये भगवान ने मेरे एक जैसा होता है ना कि अंदर बना के ही दिया एक बना के दिया। ये मेरा एयरबैग है, करेक्ट राइटिंग मेरा एयरबैग है, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया खुल जाएगा और ये बचा लेगा। करेक्ट तो राइटिंग जब वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो मैं मुंबई आया तो मेरी मुलाकात हुई। मैं जानता था राज चंडेला सर को, इस वक्त वो ड्रीम गर्ल मूवी के डायरेक्टर, और तब मेरी बहुत अच्छी उनसे जान पहचान थी। तो मैं पहली बार जब उनसे मिलने गया तो वो बैठे थे, कपिल शर्मा सर बैठे थे, धर्मपाल ठाकुर सर बैठे थे वैनिटी में। बिल्कुल मैं नया पहला दिन मुंबई का। पहला दिन तो खैर मैंने चिड़ियाघर में थोड़ा सा मैंने एज एडी काम किया था, उसके बारे में बताता हूँ। बड़ी खतरनाक बात थी वो, उसके बारे में भी आता हूँ। बट थोड़े महीने गुजरे और मैं उनसे जब मिलने गया और मैंने कहा कि सर मुझे कॉमेडी लिखनी है। कह रहे अच्छा कॉमेडी लिख लोगे? मैंने कहा हाँ, मैं देखे शोज जैसा चल रहा है वो मैं लिख तो लूँगा। करेक्ट कह रहे अच्छा ठीक है, तो जाओ तुम रेलवेज पे एक स्टैंड अप लिख के लाओ। मैंने कहा ठीक है। कपिल शर्मा सर भी सामने बैठे थे, सब थे। मैंने कहा ठीक है, मैं लिख के लाता हूँ। तो मैं गया और मैं मलाड स्टेशन पे दिन भर बैठा रहा कि देखे क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या है। और मुंबई की लोकल ट्रेन्स एंड वो, तो मैंने वहाँ पे पंचेस लिखना शुरू किए। भीड़ बहुत थी। मैंने कहा भाई इतनी भीड़ है, सिद्धिविनायक की पहली आरती में तो गणेश जी भी लेट पहुँचते होंगे। ठीक है, अब वहाँ से चालू किया लिखना कि कितनी भीड़ है भाई, है ना, कि लोकल ट्रेन में बिना बात के हैंड्स अप रहते हैं, है ना, कि कौन किसका खुजा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मसाज हम लोग बोलते हैं ना सर कि हमें फ्री में मसाज चाहिए रहता है, तो हम मुंबई के लोकल ट्रेन में पी कार पे चले जाते हैं। हाँ, पूरा वो बैंकॉक से बेटर है मलाड मसाज के मामले में। करेक्ट। तो वो सब मैंने लिखा। मैं गया फिर राज सर के पास, उनको बहुत पसंद आया। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। ओके। कपिल शर्मा सर ने भी सुना था और वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। उसके बाद आज तक पलट के नहीं देखा है। वो राइटिंग फिर फ्लो में बहती चली गई वहाँ से। मतलब मैं ईयर्स के हिसाब से बता सकता हूँ, 2014 से मेरी राइटिंग शुरू हुई है। हमने 2 साल लिखा, फिर आईफा बड़े बड़े अवार्ड्स लिखे, आईफा अवार्ड मलेशिया जाके लिखा और बहुत सारे शोज़ लिखे। उसके बाद फिर मैं ऑप्टिमिस्टिक्स में आ गया। इट वाज अ बिग कंपनी, बिग प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल दोज कॉमेडी सर्कस एंड कॉमेडी नर्स बचाओ। फिर 2017 में मुझे लीड राइटर बना दिया गया वहाँ का। एंड 2018 कॉमेडी सर्कस करने के बाद 2019 में तो मैं प्रोड्यूसर बन गया। सोनी के साथ मैंने बहुत सारे शोज एज कंटेंट प्रोड्यूसर किए। और 2020-21 तो कोविड का टाइम आ गया था। एंड 22-23 में फिर मुझे हाउसफुल 5 एंड मूवीज वेब सीरीज मैंने की वुड की, अभिषेक बनर्जी की द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मंडेज। तो ये सामने ही है जो है। करेक्ट, ये बिल्कुल ही सामने। एवरीथिंग इज एन ओपन बुक बिल्कुल ही। मतलब पिछले 8-9 साल में अगर वो 3 साल कोविड के हटा दें, कोविड के बाद तो पता नहीं भाई क्या हो गया। टाइम ऐसा लग रहा है अभी भी 2020 ही चल रहा है। इट इज जस्ट फ्लाइंग। हाँ, ये बहुत स्किप मारा है। मतलब वो सबके लाइफ में वो एक रीसेट बटन आ चुका था कि everybody needs to take a break and just reset. Correct. And ये मेरे को याद है, this also happened back in 1999 जब वो .com का बस चालू था। and along with that वो टाइम पे Y2K वायरस आया था। अच्छा। हाँ, so वो टाइम पे there was this one virus that had come down which had affected a lot of people in terms of who were just coming into the digital age.
तो वो टाइम Okay. पे हम वो एज ऑफ एम्पायर्स खेलते थे बैठ के कंप्यूटर पे। हाँ तो वो टाइम पे हमारा वो एज ऑफ एम्पायर्स बंद हो गया था, तो हमें तभी रियलाइज हुआ कि भाई गेमिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वायरस वाला सिचुएशन। फिर वो ट्रोजन आया, बहुत सारे वायरसेस फिर तो केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट दैट वाज द टाइम व्हेन वी एज छोटे बच्चे हम लोग को रियलाइज होगा वायरस नाम की भी कुछ चीज होती है। नाउ फ्रॉम दैट सर, कमिंग डाउन टू द पॉइंट इज कि आप जो बोल रहे थे चिड़ियाघर वाला, हाँ आपका वो एक किस्सा आपका सुनाना था। हाँ। अच्छा, चिड़ियाघर में मैं एडी था। जब Okay. मैं नए नए आया तो कुछ तो करना था, और सडनली आती तो ऐसे काम, हालांकि मेरी स्ट्रगल स्टोरी ना मुंबई में कम है, मेरे जहन में ज़्यादा है। Okay. जब मैं, देखिए स्ट्रगल मुझे नहीं लगता है कि वो होता है कि आप आए और बीच पे बेंच पे लेटे हैं या आपके पास वो स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि ना मेरे हिसाब से अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, करेक्ट। आप अंधेरी में, और अगर आपको क्लियर कट हो माइंड में कि आपको चर्च गेट जाना है, तो आप कैसे भी जाओगे। आप कार से जाओगे, आपको कार नहीं मिली आप लोकल से चले जाओगे, Correct. लोकल नहीं मिली बस से चले जाओगे, बस नहीं मिली आप पैदल चले जाओगे, अरे पैर नहीं हो कोहनी पे चले जाओगे। ऑब्वियसली। आपको जब पता है ना कि आपको कहाँ जाना है, तो फिर दैट जर्नी डजेंट मैटर कि आप, वो टूल हो गया सर। करेक्ट करेक्ट। आपको पता ही है कि कहाँ जाना है, तो जब वो पता नहीं है ना कहाँ जाना है, तो आप हेलीकॉप्टर में भी बैठे रहोगे ना, आप चक्कर मारोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप 2 किलोमीटर जाओगे, कहोगे नहीं यार लगता गलत आ गया, आप यू टर्न मार लोगे। तो जब पता चल गया था ना कि कहाँ जाना है, वहाँ से जर्नी आसान हो जाती है। व्हेन यू डिसाइड कि भाई मुझे यहीं ही जाना है और यहाँ तक जाना है, तो वो आसान हो जाता है। उसके बाद फिर ना फिर कायनात साथ दे देती है। फिर वो शाहरुख वाला डायलॉग वैलिड है कि आप किसी चीज़ तक पहुँचना चाह रहे हो तो पूरी कायनात साथ देगी, बट यू हैव टू डिसाइड। करेक्ट। डिसीजन नहीं है ना, कायनात कहेगी एक मिनट भाई मैं क्या करूँ, इसकी मुझे मदद कैसे करूँ, मैं इसकी गाड़ी में पेट्रोल भी डाला दूंगा, इसको पता नहीं इसको पहुँचना कहाँ है। But there is always this one guiding light. हम्म, Has there any kind of a guiding light been with you कि आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है? एक किस्सा बताता हूँ, Yes. बड़ा अच्छा किस्सा है। Okay. वर्सोवा बीच पे मैं बैठा था, मुझे तब, बहुत पुरानी बात है, मैं इंडस्ट्री में था भी नहीं, मैं आया था घूमने, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे रहता था, तो मैं हवा पानी बदलने आया था, और मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी आया मेरे पास, ये सच घटना है, Okay. और उसने बड़ी अच्छी बात बोली, और वो चना बेचने वाला था। Oh. और उसने ना मुझको बोला कि मतलब वो लर्नेट चने वाला था, वो ऐसा जैसे होता ना फकीरी वाले चने वाले नहीं थे, वो थोड़ा सा, मैं उसको आज तक समझ नहीं पाया कि वो पर्सनैलिटी कैसा था कि चना भी बेच रहा है और ऐसी भयानक बातें कर रहा है वो। तो मेरी बातें होने लगी उससे, तो उसने बातचीत की, मैंने कहा नहीं मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं ये सब ट्राई करूँ। Correct. तो उसने कहा कि कोई पसंद है तुम्हें, कोई आइडियल है तुम्हारा? तो मैंने हाँ, तो कह रहा है उससे सीखो। उस चीज़ से ना मुझे एक चीज़ हुआ क्या, मैं बताता हूँ। ये पूरी ज़िंदगी देखिए किसी न किसी चीज़ की उधार है। आप बड़े होते जाते हैं, लोगों से सीखते जाते हैं। Correct. तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, व्हेन यू कांट बी योरसेल्फ, बी समवन एल्स यू लाइक। Correct. ठीक है, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी का एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं करता क्या हूँ। तो जैसे अगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है सपोज, तो मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में कोई ऐसी पर्सनैलिटी, जैसे एलॉन मस्क है, तो एलॉन मस्क से मैंने थोड़ी हिम्मत ले ली। ये हिम्मत मैंने उससे उधार ली है, ये उसको भी नहीं पता है कि ये उसकी हिम्मत है जो मेरे अंदर फंक्शन कर रही है। Correct. या शाहरुख खान से मैंने वो एटीट्यूड ले लिया कि नहीं यार, जब मैं जाऊँगा तो मुझसे बेहतर शायद मेरी फील्ड में कोई नहीं है। कोई नहीं। Correct. ये एटीट्यूड मैंने उससे ले लिया, उसको पता भी नहीं बात। और जिसका जो भी बेस्ट है, अब जैसे एलॉन मस्क से मैं उससे बड़ा इंस्पायर रहता हूँ यार, बड़ा कमाल का आदमी, बड़ी अच्छी हिम्मत है यार, कि वो मतलब नासा की एक स्पेसशिप जा रही है, उसने खुद की बना ली प्राइवेट। तो ये हिम्मत तो मुझे चाहिए थी, तो ये हिम्मत मैं इससे दे देता हूँ। He has failed many times before achieving the final result. बिल्कुल, अब वो हिम्मत मैंने उससे ले ली। अब मैंने देखा कि उसकी पर्सनल लाइफ लेकिन अच्छी नहीं है, 4-4 बीवियां बदल रहा है, उधर प्रॉब्लम है, तो उतना पोर्शन मैंने उससे नहीं लिया। Correct. अब मैं ढूंढने लगा कि और कौन है दुनिया में ऐसी पर्सनालिटी जहाँ से ये मैं पिक कर बेसिकली क्या होता है ना, जब आप येलो और ग्रीन को जब आप मिक्स करते हो ना, तो एक तीसरा कलर ओरिजिनल बनता है। दुनिया में ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ एक दूसरे से लिया गया है। Correct. तो जो ट्रेड्स है ना, वो मैंने द बेस्टेस्ट से चुरा लिए। Correct. और उनको पता भी नहीं, उनको पता भी नहीं है। हाँ. द बेस्टेस्ट एलॉन मस्क की हिम्मत मेरे अंदर फंक्शन कर रही है। अब उसकी जो हिम्मत है ना, वो इतनी ज़्यादा मैंने सबकॉन्शियसली उसको फंक्शनेबल किया है
कि अब उसने मेरी हिम्मत को अपनी हिम्मत बना ली है। कल को अब एलॉन मस्क भी डूबेगा ना तो मेरी हिम्मत फंक्शन रहेगी। वो इतना वो आपको अपने माइंड को ना ट्रेन करना पड़ता है। Obviously, हर yes. चीज़ के लिए एक ना पैटर्न है। इस दुनिया में हर चीज़ पैटर्न से चल रही है, 100%. ये बात तो फिक्स है। 100%. जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, राइटिंग क्या है? ध्यान है, ठीक है। अगर आप समझो कि आप एक कमरे में घुसे, इमेजिन करो, मैं अपनी राइटिंग कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। और इसीलिए ये भी मैं बताता हूँ कि राइटर्स क्यों जाके पहाड़ों पे लिखते हैं, ठीक है। इमेजिन कीजिए आप एक कमरे में घुसे, आपने कमरा खोला और देखा कि 3-4 और कमरे हैं। फिर उसका एक कमरा खोला और अंदर गए और देखा 2-3 और कमरे हैं। और एक और कमरा खोला और देखा 2-4 और कमरे हैं। और अब आपकी एक जर्नी तय हो रही है अंदर जाने की। सडनली आपको बाहर से किसी के चीखने की आवाज़ आई, तो आपने वो सारा रीसेट किया और बिल्कुल बाहर आ गए। बिल्कुल बाहर आ गए। तो जो आपने जर्नी तय की थी उसका लूप टूट गया, ठीक है। अब आप बाहर आए, कहा क्या हुआ, अच्छा ये किसी की भी आवाज़, कोई भी डिस्टर्बेंस, ये ऑब्स्टिकल है, करेक्ट। ठीक है। अब ये एक छोटा सा ये सुर टूट जाता है। जैसे अगर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ और अगर कोई किसी का बाहर फ़ोन बजेगा तो ये मेरा सुर टूट जाएगा, मैं उस कमरे से बाहर चला गया। करेक्ट। तो जो ध्यान है ना, जैसे उस कमरे के अंदर जाना और ऐसे ही 34-35 कमरे के अंदर चले जाना, ताकि जब कोई बाहर आवाज़ भी आए ना तो आपको आवाज़ आ ही नहीं सकती। कुछ चीखे भी तो आपको अंदर आवाज़ नहीं आ सकती। करेक्ट। यही ध्यान है। इसीलिए जो लोग ध्यान में लीन हो जाते हैं ना, या जो लोग जैसे हम राइटर्स हैं, अगर हमको कोई सीरियस कहानी भी लिखनी है या कॉमेडी भी लिखनी है, कुछ भी लिखना है, तो हम एक अंदर चलते चले जाते हैं और वो जर्नी इतनी ज़्यादा अंदर चली जाती है ना, फिर हम बाहर डिस्टर्ब होने नहीं चाहते हैं। और एक तो टाइम आता है कि कोई कर भी रहा होता, हम होते नहीं है, तभी फिर बहुत बड़े बड़े लोगों के तलाक हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि बाहर हो सकता है कोई बीवी चिल्ला रही हो, घर वाले चिल्ला रहे हो, बट आपको आवाज़ नहीं आ रही, आप इतना अंदर जा चुके हो, यू आर इन दैट फ्लो, आप बहुत डीप में जा चुके हो। करेक्ट। आप पैसिफिक ओशन की उस गहराई में जा चुके हो जहाँ पे धूप आती ही नहीं है, करेक्ट। जहाँ दिन भी रात है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस ही नहीं है। तो बाहर दिन हो रहा है, रात हो रही है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पे फिर कुछ चीज़ें हैम्पर होती हैं। So now, for a matter of fact, when we say this, so people say, correct me if I'm wrong, people say that comedy is the most difficult genre to write. हाँ। खुद को हंसाना और दूसरों को हंसाने में एक डिफरेंस होता है। हाँ। अभी मैं आज 4 दोस्तों के साथ में बैठा हूँ, मेरी बकचोदियाँ चल रही हैं, हाँ। हमें हंसा रहे, हम लोग एक दूसरे को हंसा रहे, बट सेम चीज़ जब मैं लिखने जाता हूँ, मैं लोगों को नहीं हंसा पाऊंगा। हाउ इज दैट ट्रेट इज वेरी डिफिकल्ट, और हाउ इज दैट गिफ्ट एज यू कॉल इट, कि आप खुद हंसते हैं पहले, फिर आप दूसरों को हंसाते हैं, कि कैसा होता है? ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा हंसता हूँ भाई। मतलब मेरी भाई, मैं मैयतों पे हंस देता हूँ भाई। मतलब मैं सीरियस नहीं हो सकता। मेरी एक फिलोसफी वाला जोन है कि हाँ ठीक है, मैं लाइफ को कैसे देखता हूँ, करेक्ट, दैट्स वो ठीक है, सेंसिबल भी हूँ, लेकिन भाई ह्यूमर तो मतलब आप समझ लो कि मुझे किसी भी चीज़ पर, लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं मैं उन पर हंस रहा हूँ। ऑटो देख के हंस रहा हूँ, अजीब सा व्हीकल लगता है, 3 पहिए वाला, ऐसे खड़ा रहता है। मैं फोन्स पे हंसता था, वो अर्ली 2000s में जो नोकिया की सीरीज आई थी 6600, तो मैं कहता था ये कैसे खड़ा है मोटा आदमी, ऐसे करके खड़ा है। या एक 6630 था 6630, वो पैर फैला के खड़ा रहता था। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सब्जी में कद्दू कॉमेडियन लगता है मुझे। अरे कद्दू होगा, वो बेचारा बदनाम है कद्दू, हाँ क्यूट सा। तो कहने का मतलब है, देखिए हंसी तो किसी भी चीज़ पे आ सकती है। अब अगर किसी को हंसाना है तो एक चीज़ तो मैंने अपनी लाइफ में देखी थी कि जोक अच्छा है तो सर दुश्मन भी हंसता है। मार भले ही 4 चाटे मारेगा लेकिन वो हंस के मारेगा। तो वो जोक पे भी डिपेंड करता है कि वो आप कितना जनरल है, कितना लोगों के साथ रिलेटेबल है। तो जोक लिखने की यही है कि कितना, जैसे आप अंधेरी में घूमते हैं और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुंबई में इतने गड्ढे हैं कि नासा वाले तो 2 फोटो लेके गए थे कि एज चांद दिखाएंगे लोगों को, ये देखो भाई चांद पे पहुंचे हम, इतने गड्ढे हैं, ठीक है। हमारे एक कहावत है, हाँ, जो हम लोग जो विलेपार्ले अंधेरी, जो यहाँ पे है जुहू साइड वाले, हाँ, मुंबई में खड्डे नहीं है, खड्डा मुंबई में, खड्डा मुंबई में। हाँ, तो जैसे अगर आप छत से नीचे देखो ऐसा लगता है रोड को चिकन पॉक्स हुआ है। करेक्ट। तो हम लोग उस तरीके से ही जितना जनरलाइज हो पाएगा, करेक्ट, जितनी चीजें आप जो सबको पता हो, ह्यूमर उसी में निकलेगा, 100%। है ना। तो अब अगर हमको अंधविश्वास पे कुछ लिखना हो
कि भाई लोग पता नहीं ट्रकों में क्यों नींबू मिर्ची लगाते हैं। मेरा विश्वास तो उसी दिन टूटा जिस दिन मैं नींबू मिर्ची का ठेला पलटा देखा तो कि ये कैसे नहीं बचा यार, हम तो हर गाड़ी पे लगा रहे हैं। 100%. तो ह्यूमर आई थिंक वहीं से निकलता है, हाँ. जहाँ से कि जो जनरलाइज हो, हाँ. जहाँ जो हर कोई समझ पाए। Correct. So now let me understand this one thing. When you said you landed your first gig, आप एक vanity van में गए and basically then you went to Malad station. Correct. How was that experience and what वो आपको वो टाइम पे एक डर नहीं लगा कि अगर if I'm not able to prove myself today, I'm going to fail in life? वो डर होता है एक. Whenever you are working on a big project, there is always this fear. Like I personally have that fear. So how do you cope with that? How I cope is कि मैं उस चीज़ को ना पता तो है लेकिन याद नहीं करता हूँ। Okay. आप याद करोगे, आपके अंदर एक हार्मोनल नर्वसनेस आ जाएगी, फिर आप फंक्शन नहीं कर पाओगे। जैसे विराट कोहली को भी पता है भाई छक्का नहीं मारा तो मार जाएंगे, लेकिन उस चीज़ के लिए अगर नर्वस हो गए तो डेफिनेटली नहीं मार पाओगे। 100%. Yeah. सॉल्यूशन तो यही है कि भाई नर्वस नहीं होना है। नर्वस नहीं होना है. Correct. तो हमको सोचना नहीं उस बारे में। और मुझे जहाँ तक लगता है जब आप नर्वस नहीं होते हो ना तो 90% सॉल्यूशन आ जाता है। क्योंकि अगर आपने उस पर स्किल्ड हो, अगर आपने जैसे मैंने कोई गैग लिखा है और मैंने अगर अच्छा ही लिखा है ना, और क्योंकि मैं पब्लिक सेंटिमेंट्स भी समझ रहा हूँ, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहा हूँ, इस बात पर तो हंसी आनी चाहिए, और मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, Correct. तो सिर्फ और सिर्फ नर्वसनेस और अंडर कॉन्फिडेंस ही है जो मुझे हरा सकता है। Okay. तो मुझे इन दोनों को तो छोड़ना होगा। But when you say this, that nervousness and underconfidence is basically the enemy of success. When you say like something like this. But then how do you differentiate between your underconfidence, confidence and overconfidence? वो line कहाँ draw करनी चाहिए किसी को? मुझे ऐसा लगता है कि when you truly have trust on your product, मेरी स्क्रिप्ट मेरा प्रोडक्ट है और मैं इसको बेचने नहीं निकला हूँ, मैं इसको जीने निकला हूँ। तो there is no thing as under confidence or over confidence. You just have to be it. Correct. Be in the moment. उस चीज को जियो। तो ये ना कॉन्फिडेंस हुआ, ना ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, ना अंडर कॉन्फिडेंस हुआ, ये इसके कुछ परे है। ये इसके एक लेयर ऊपर है। Correct. When you start living it, there is no such thing as under confidence. क्योंकि आप जब जी ही रहे हो, जब मैं कोई स्क्रिप्ट आपको एक फिल्म की स्क्रिप्ट नरेट कभी करूंगा, कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं इतना ज्यादा जीने लगता हूँ। there is no such thing as under confidence or over confidence or confidence. It's just that कि I just have to live it. Correct. जब वो कैरेक्टर्स बोलेंगे तो वो मैं कैरेक्टर बन जाता हूँ। राइटर्स आर द बिगेस्ट कॉपीयर्स, यू नो। हम बनेंगे नहीं तो अगर कपिल सर के लिए लिख रहा हूँ तो कपिल शर्मा बन के लिखूंगा, हेलो कैसे हो, बात बोल रहा हूँ, एग्जांपल बोल रहा हूँ। करेक्ट। अलबेला से कोई पूछने आया कि सुनो हमारे गांव में मंदिर बन रहा है, ओके कौन कौन से भगवान आ रहे हैं, तो वो एटीट्यूड कैरी करना पड़ेगा ना। करेक्ट। बनना पड़ता है हमें। हम कोई फिल्म लिखते हैं तो हमको कैरेक्टर, हाउसफुल 5 में अक्षय सर बन के क्या बोल रहा है बता, वो डोमिनेट करते हैं ना, तो वो बन के ही अच्छा अब तू बताएगा, बाप को सिखाएगा तू, तो वो बनना पड़ता है। तो देयर इज नथिंग लाइक अंडर कॉन्फिडेंस। अंडर कॉन्फिडेंस मतलब मैं नहीं हो पाता हूँ, मतलब। So how does it feel like stepping into somebody's shoes? As you said that sometimes you have to step into somebody's, you have to be that person, like Kapil Sharma, Akshay Kumar, anybody else for a matter of fact. Yes. So how does it work? How do you feel when you're stepping into somebody's shoes? Writing means stepping into someone's shoes. Okay. When you write a story, it's not, किसी ने भगत सिंह की कहानी लिखी होगी, वो खुद नहीं चढ़ा होगा ना राइटर फांसी पे, Obviously, yeah. है ना। उसने भगत सिंह की कहानी लिखी तो उसने वो चीज को जिया कि जब ये चढ़ रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। राज सिमरन की कहानी DDLJ में जब आदित्य चोपड़ा ने लिखी होगी, वो खुद थोड़ा ना यूरोप में किसी लड़की से मिलने गया था, वो जहन से गया था मिलने। Correct. जहन के अंदर जाते हैं ना मिलने, तो उसने अच्छा सोचा हाँ कि अगर राज एक लड़का है और जो थोड़ा सा मस्खरा है तो वो क्या बोल सकता है ऐसा लड़की को, कहाँ पे इमोशन आएगा, कहाँ कॉमेडी आएगी। सो इट्स लाइक दैट। So when we say comedy, as I said earlier also, it's one of the most difficult genres. So they say that comedy is all about timing. So emotion तो basically वो एक हंसी वाला emotion आ जाता है, for a matter of fact. So how do you time that? What is the secret behind that? Presence of mind. एक तो ह्यूमर का जो है, जैसे कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर, तो ये तो सेंस हो गया, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो गिफ्ट है ना। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कई तरीके का है भाई। एक समझने वाला है कि मैंने कोई जोक मारा और कोई हंसा, करेक्ट, तो उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा ही है ना, तभी तो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। करेक्ट। अगर मैंने कोई जोक मारा है और वो समझ ही नहीं आ रहा है, कई लोग ऐसे हैं जोक मारा है, बड़े से बड़ा जोक मार दो, ऐसे लाश की तरह खड़े रहता हूँ,
पोकर फेस। मैंने कहा भाई ये कैसा आदमी है, कैसे जिएगा लाइफ में, इसको तो इसका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। हाँ सेंस ऑफ ह्यूमर होना जरूरी नहीं कि मैं है तो कोई लिख ही दे, Correct. समझना भी सेंस ऑफ ह्यूमर में आता है। तो दो तरीके के सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक समझ भी पा रहा है तो भी अच्छी बात है। Correct. भगवान ने मुझे गिफ्ट थोड़ा सा ज़्यादा वैसा दिया है कि मैं लिख भी लेता हूँ, हाँ उसका थोड़ी सी स्तर बढ़ा दिया है। तो एक तो होता है आपका सेंस, ऊपर से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जब जुड़ता है तो टाइमिंग आपकी कॉमेडी की परफेक्टली परफेक्ट आ जाती है कि हर चीज़ का हर जवाब का एक और जवाब, हर नहले पे एक और दहला। दहला कि लड़कियां जा रही हैं और दो गुंडों ने छेड़ दिया और लड़कियों ने कहा तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तो पता नहीं मैं तो सुबह से बाहर हूँ। अब इसका क्या जवाब देगी लड़की? दिस इज द टाइमिंग बेसिकली टाइमिंग। करेक्ट सूरज उसने ऐसी बात बोल दी, लड़की हंस के चढ़ गई। पागल है यार, छोड़ो यार। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन इट मीट्स विद ह्यूमर, करेक्ट तो कॉमेडी वहाँ पे ही क्रिएट होती है। सो एज अ राइटर यू मस्ट हैव डेफिनेटली फेस्ड अ नो इन योर लाइफ, और वो एक बार नहीं हो रहेगा, बहुत बार हुआ रहेगा, बहुत बार। सो हाउ डिड यू कोप विद दैट, एंड उसके ऊपर कुछ कहानी अगर इफ यू वांट। देखिए मैं एक चीज़ को समझता हूँ, ये मैंने एक लाइन लिखी थी कि धूप कितनी भी तेज़ क्यों ना हो समुंदर को नहीं सुखा सकती है। करेक्ट। और अगर कुछ सूख रहा है तो फिर आप तालाब हो, फिर आप नाले हो, फिर आपको समुंदर पहले होना पड़ेगा, और आप समुंदर हो जाओगे तो धूप तो आती जाती रहेगी, वो तो हर 12 घंटे में उसका काम ही है। Correct. उसका काम ही है। फिर जैसी ही धूप हटेगी, समुंदर का काम है थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, वो आगे बढ़ता रहता है, अपना काम करता रहता है। तो मेरी लाइफ में नो को मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ कि किसी ने, मैं भूल चुका हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई तुम्हारी सक्सेस स्टोरीज बताओ और तुम्हारी रिजेक्शन स्टोरीज बताओ, तो मुझे रिजेक्शन वाली याद ही नहीं है। मैं उसको पानी नहीं देता हूँ उस पौधे को कि वो बड़ा हो जाए। वो बड़ा होके ना कांटे वाला पौधा है, वो मुझे ही काटेगा सारा। Obviously. तो मैं उसको पानी देता ही नहीं हूँ। मैं पानी ही उन फूलों को, उन पौधों को देता हूँ जो मेरी लाइफ में वैल्यू एड ऑन करेंगे। मुझे वो सारी चीज़ें याद है जब मुझे खुशियाँ मिली, मुझे अचीवमेंट्स मिले, मुझे अवार्ड्स मिले, मुझे सैलरीज मिली, सब कुछ वो चीज़ें याद है मुझे। वो कुछ मैं याद ही नहीं करना चाहता। और ये बात ऐसा नहीं है कि याद करना नहीं चाहता, उसको याद करके फ़ायदा नहीं है कुछ। जितना सीखना था उससे हम सीख चुके हैं। करेक्ट। जितना सीखना था हम उससे सीख चुके हैं। एक फल होता है, उसको खा लेते ना भाई। अब कितना याद करेंगे, खाया है दिन में याद करें, खाया, अरे खा लिया, उससे विटामिन मिल गया भाई, खत्म करो। तो हमारी रिजेक्शन स्टोरीज ऐसी, हमने उससे सीख लिया। अब मैं उसको बहुत ज़्यादा मैं नरिश नहीं करता हूँ। सो व्हाट वाज योर टफेस्ट स्क्रिप्ट, या सबसे बोलते हैं ना एकदम एक कठिन जो लिखान होता है, वेयर यू हैड टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड? अच्छा एक स्टोरी बताता हूँ। हाँ। एनिमेशन की स्क्रिप्ट थी, समझना आप, ठीक है। बच्चों के लिए लिखना एक तो वैसे ही टफ होता है। हाँ। क्योंकि आप ना वो भी नहीं लिख सकते कि कार्टून कैरेक्टर, मैं बता रहा हूँ टॉम एंड जेरी टाइप वाले, यू कैन नॉट राइट कि एक कैरेक्टर जाके सॉकेट में उंगली डाला, क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं। सो इट्स वेरी टफ टू राइट यस फॉर किड्स। मेरा सोनी कंपनी से टाइप होने वाला था एज कंटेंट प्रोड्यूसर। ओके। और एक स्क्रिप्ट के ही बेस पे होने वाला था। Oh. और वो स्क्रिप्ट मुझे लिखनी थी। That was your do or die moment. डू और डाई मोमेंट, ईदर आई विल मेक इट और नॉट मेक इट। वो वही स्क्रिप्ट बताने वाली थी। अब मुझे लिखने के लिए जगह ना मिले मुंबई में, जगह एज इन सेंस मेरा तब ऑफिस हुआ नहीं करता था उस टाइम पे, और घर पे मेरा सब गेस्ट वेस्ट आए हुए पूरा पैक था, वहाँ पे तो सुर ही नहीं लग रहा था कि कैसे लिखें। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था। Oh. किसी भी कैफे जा रहे हैं, वहाँ पे हुटिंग चल रही है, इंडिया इंडिया। मैं था और मेरा एक असिस्टेंट राइटर था। तो मैंने कहा कहाँ बैठे यार, कहाँ बैठे। कार भी नहीं थी उस दिन, मतलब समझ लीजिए लिखने की जगह नहीं मिल रही थी मुझे मुंबई में, कहाँ बैठ के लिख दूँ। हर जगह भीड़, हर जगह भीड़। और कोइंसिडेंटली उस दिन सैटरडे भी था, तो सब बाहर निकले हुए थे और मुझे सुनाना था। ठीक है, सैटरडे सॉरी संडे था, क्योंकि मंडे को नरेशन थी। तो अब मैंने कहा यार एक काम करते हैं, कोई एक जगह पकड़ लेते हैं और वहाँ जाके बैठ जाते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। तो वर्सोवा में सोशल है, ठीक है। हम लोग जाके बैठ गए, इधर स्पीकर लगा, स्पीकर लगा है, सब हुट कर रहे हैं, कोहली धोनी ये सब चल रहा है, ठीक है। Correct. इंडिया इंडिया। Correct. इतने शोर में सर मुझे स्क्रिप्ट लिखनी थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने असिस्टेंट को बोला, मैंने कहा भाई लिखना शुरू करते हैं। 15 मिनट डिस्टर्ब हो गए, उसके बाद नहीं पता, इसके बाद ये सब ना हम
पोर्ट्रेट मोड पे चले You will जाते हैं, zone out. सब ब्लर हो जाता है हमारे लिए। जब हम लिखते हैं, हमारी एक अच्छी आदत क्या है राइटर्स की, जब आप लिखते हो या कोई भी काम आप ध्यान से करते हो बाकी दुनिया ब्लर हो जाती है। जब हम लिखना शुरू किया, हमने सुनाई देना बंद हो गया, हम फिर उसी में चले गए, अपने जोन में चले गए। थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ रही थी, इतना शोर, लेकिन हमने पूरी स्क्रिप्ट लिखी, अच्छा। पूरी स्क्रिप्ट लिखी, मंडे को फाइनलाइज हुई, उसके बाद मैं कंटेंट प्रोड्यूसर बना हाँ। उसी स्क्रिप्ट से। दैट वाज द टफेस्ट पार्ट, क्योंकि ध्यान लगाना है ना। जैसे मैंने आपको जो दरवाजे वाला एग्जांपल दिया था, आप सोचो आप दरवाजे पे कोई चिल्ला रहा है, साला खड़ा होकर, हम अंदर ही नहीं जा पा रहे, तो इट वाज वेरी टफ टू राइट, क्योंकि ध्यान भंग होता है ना। कोई बार बार आपको हिला के कहा, अरे सुनो ना, अरे लिख क्यों नहीं रहे हो? अबे कैसे लिखेंगे, इंडिया इंडिया कान पे चिल्ला रहे हैं लोग। So that was quite tough. That was quite tough. Quite tough. So when we say you've worked with one of the big, like few of the biggest celebrities in India right now, as we say. Which is the most hilarious one that you've worked on? और उसके कोई किस्से अगर आपके हो तो? देखिए, भारती मुझको राखी बांधती थी, भारती Okay. दीदी। तो भारती दीदी के साथ बहुत सारे किस्से हैं, बहुत फनी है वो, अंदर से बहुत फनी है वो। कपिल सर भी फनी है, कृष्णा भी, कौन फनी नहीं है, Correct. सुदेश जी भी फनी है, Correct. सारे ही फनी है। हाँ। These all are, जहाँ पे हैं वो सब डिजर्व कर रहे हैं। सब डिजर्व कर। भारती दीदी के साथ एक किस्सा हुआ था। किस्सा बेसिकली था, हम सब लोग गोवा गए थे। हाँ। ठीक है, हर्ष भैया थे, भारती दीदी थी, गौरव भाई एक थे, वो भी एक्टर ही हैं, मैं था, और ना गोवा गए थे हम लोग। तो गोवा से हम लोग वापसी आ रहे थे, तो मौसम ख़राब हो गया, ठीक है, और फ्लाइट, पहली बार हमने अपनी लाइफ में इतना गंदा टर्बुलेंस देखा। हम लोग पीछे भारती थी, आपके बैठने से देखिए क्या हो रहा है वो। टर्बुलेंस मतलब खाट 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 खाट, मतलब एक दो सामान गिरते देखे हमने लोग। और वो बेसिकली क्या है, फ्लाइट्स रुक गई थी, मुझे अभी भी अच्छे से याद है। फ्लाइट्स आने वाले सारी फ्लाइट्स रुक गई थी, हमारी आखिरी फ्लाइट थी जो जा रही थी, और जो प्लेन हिला है हमारा, मतलब उतर के हम लोगों ने तालियां बजाई कि भाई आ गए सेफली। बहुत गंदा टर्बुलेंस था, वॉमिट पे वॉमिट हो रही लोगों की। तो भारती दीदी के साथ हम लोग थोड़े से ज़्यादा क्लोज रहे, क्योंकि भारती दीदी से थोड़ी बहन वाली हमको वाइब आती है, तो राखी वगैरह बांधती थी, अभी भी बांधती हैं। अभी तो थोड़ा सा मिलना इसलिए कम हो गया है कि सब अपने अपने चीज़ों में, काम में इतना बिजी रहते हैं। लेकिन भारती दीदी के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, क्योंकि वो मुझे एक्चुअली बहुत फनी लगती हैं। सभी फनी है, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो, अभी तो मैं इनफैक्ट एलवी यादव के लिए भी लिख रहा हूँ। वो तो भाई कॉमेडियन नहीं है, तो भी फनी लगता है मुझे, वो बड़ा फनी बंदा है। और हर्ष गुजराल के लिए हमने किया, जाकिर खान के, जाकिर भाई तो कमाल है 100%, यस। तो हमने तो सबके ही लिए किया, सब बहुत कमाल है सब। Any particular cases you remember from Harsh और जाकिर भाई? और जाकिर भैया, तो जाकिर भैया बहुत कमाल के इंसान हैं। मैं अपनी मदर इन लॉ और अपने ब्रदर इन लॉ को दिखाने गया था शूट अपने जाकिर वाले में। तो अच्छा, मेरी थोड़ी आदत नहीं है कि मैं, जैसे उसमें जो भी नोटियल गेस्ट आए थे, बहुत और कौन आया था, सुनिधि चौहान आई थी, ठीक है। अब इनको मैं पहली बार दिखाने गया था, तो मेरी आदत नहीं है क्या, यार फोटो खिंचवा दे, थोड़ा होता ना कि नहीं, हाँ, नहीं फोटो नहीं भाई, ठीक है। लेकिन जाकिर भैया को ना वो नब्ज पता है, तो उनको पता है कि घर वालों को फोटो खिंचानी होती है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो पूरा शूट खत्म हो गया, उन्होंने कहा इधर आइए, स्पेशली बुलाया दोनों को, और जुबीन और सुनिधि के साथ फोटो खिंचवाई। करेक्ट। तो उनको ना बड़ी बारीकियां पता है घर वालों की, इसीलिए वो देश के बड़े भाई हैं ना। 100%। हर लौंडे के बड़े भाई हैं वो। यस यस यस। उनको ना बड़ी, उनके अंदर वो है। करेक्ट। ऊपर वाले ने भेजा है, वो बीज है उनके अंदर कि भाई वो समझ जाते हैं कि किसको क्या चाहिए। करेक्ट। तो इसलिए वो जाकिर खान है। तो जाकिर भैया के साथ अपने थोड़े से इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं, किस्से हैं। हर्ष बहुत फनी है। हर्ष गुजराल काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन वाले जोन है ना, दीज आर एक्चुअली हमारे देश के जेम्स है। ये अगर आज कोई हंस पा रहा है, देखिए हर्ष गुजराल को जैसे लोग बोलते थे कि अरे नहीं यार वो तो गाली देता है अपने स्टैंड अप में, बट उसने सोनी का भी तो किया शो, मैडनेस में जाएंगे आता था, एंड इट रेटेड वेल। यस। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गालियां, या वो भी कर लेता है, ये भी कर लेता है। मेरे को हर्ष का एक याद है, ही वाज आई थिंक ऑन अ स्टेज विद बसी, और वो एक कपल आया था जो हनीमून पे था,
और हर्ष का तुरंत एक डायलॉग डिलीवरी हुआ था, तो शुरू कीजिए. हाँ सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फनी. सो हाउ डू यू मैनेज वो एक टाइमिंग होता है, वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि वो टाइमिंग नेचुरली होता है कि वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहता है कि कैसे होता है, इवन इन मूवीज फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, कि वो टाइमिंग बहुत मायने रखता है. एक टाइमिंग से भी ज़्यादा ना एक आपका कॉम्बिनेशन मैजिक क्रिएट करता है. अब बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ कहीं दूर दूर से सलमान खान की नहीं है, लेकिन लगती है वो बैठ गई है, ये मैजिक क्रिएट होता है. ये राइटर और एक्टर जब एक फ्रीक्वेंसी पे मर्ज हो जाते हैं ना, तो ये मैजिक क्रिएट हो जाता है. Understood. जो मेरा सभी एक्टर्स के साथ हो जाता है, जो अमिताभ बच्चन सलीम जावेद का हुआ था, कि वो दो एनर्जीज जब मिलती है ना, Correct. तो वो स्पेल होता है. जैसे मेरा सिद्धार्थ सागर का बहुत अच्छा बॉन्ड है, कृष्णा सर का भी, सुदेश जी का भी है, Correct. भारती दीदी का भी है. तो एक है कि अगर राइटर एक्टर एक एनर्जी सर्टेन एनर्जी पे मर्ज हो रहे हैं ना, तो फिर ब्लास्ट है, Blast है. ब्लास्ट है फिर. So sir, basically you've been a writer, like primarily you're a writer, as you said, you have writing as your backup option, but you've also been into the content producing side of it. You've also, I think, directed as well, if I'm not wrong. हाँ. So how does this juggling help? Is this just a part and parcel of life, या ये आपको मजा आ रहा है इसके लिए आप कर रहे हैं? देखिए, राइटिंग और डायरेक्शन, ठीक है, ये कज़न बहन है, ठीक है, जुड़वा भी हैं. बस एक पेपर पे है और एक सेट पे है. देखिए, मुझे ऐसा लगता है राइटिंग, डायरेक्शन और एडिटिंग भी, एडिटर वो राइटर है जो टेबल पे काम कर रहा है, राइटर वो एडिटर है जो स्क्रिप्ट पे ही काट पीट रहा है, डायरेक्टर वो राइटर और एडिटर है जो सब कुछ कर रहा है. समझ रहे हैं? ये सब बहनें हैं आपस में, कज़न है, करेक्ट, कैट फैमिली है. करेक्ट. एक अच्छा राइटर हमेशा डायरेक्टर बन सकता है, अंडरस्टूड, बिकॉज देयर आर विजुअल, देयर आर विजन इन माइंड ना. तो वो अब दूसरे तरीके के जो राइटर होते हैं जो सिर्फ लिख के दे दे, अरे नहीं है हो गया एक सीन, लेकिन जिसको एक्चुअली में विजन्स आ रहे हैं ना भाई, तो वो तो डेफिनेटली डायरेक्टर बनेगा. अब देखिए, मैं अभी एज सच कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो मैंने डायरेक्ट नहीं की, राइटिंग में ही हूँ, बट प्रोड्यूस किया, कंटेंट प्रोड्यूसर मैं रहा हूँ, टेलीविजन पे, अभी ओटीटी पे भी कर रहा हूँ. तो उसमें बिजनेस माइंड थोड़ा सा चाहिए होता है. तो बिजनेस माइंड ऑफ कोर्स वो यू नो एक आपका जो पार्ट ऑफ ब्रेन जो सिर्फ क्रिएटिव है, उससे आप बिजनेस नहीं कर सकते. 100%. जैसे शाहरुख खान का है, वो बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेकिन जब बिजनेस कर रहे हैं, रेड चिलीज बना रहे हैं, तो वो प्रॉपर कमर्शियल एंगल से बना रहे हैं. करेक्ट. वहाँ पे आपको अनक्रिएटिव होके कॉल्स लेनी पड़ेंगी. तो एक सारी चीज़ें मैं क्रिएटिव नहीं कर सकता, ऑब्वियसली, या है ना. जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उस लूप में फंस जाते हैं कि 100% लाइफ की क्रिएटिविटी में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं. मेरी जब 50% में काम चल रहा है मेरा, उसमें भी खुशी मिल रही है उतनी ही, और मेरा 50% भी लोगों के 100% से ऊपर ही होगा, तो उस 50% में मैं खुश हूँ. बाकी 50% मैंने अपना नॉन क्रिएटिव ब्रेन रखा है, द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. मुझे जरूरत ही नहीं ना 100%. मैं क्या करूँगा पूरे दिन क्रिएटिव करके मिर्जा गालिब की तरह पड़ रहा है. मैं 50% क्रिएटिव हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए और मेरा बिजनेस भी चल रहा है. तो मेरा जो दूसरा पार्ट ऑफ ब्रेन है वो भी कम, मैं ऑफ कोर्स, जैसे शाहरुख खान है, ये बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस, जो अपना प्रोडक्शन डाल देते हैं. सलमान खान सर ने अपना प्रोडक्शन डाल दिया, करेक्ट. एसके फिल्म्स आता ही है ना, हाँ, 100%. सबके अपने बिजनेस चल रहे हैं, सीधी बात है. तो वो तो ऑब्वियस है कि यार आप कोई मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो मैं देखता हूँ स्क्रिप्ट का होता क्या है, और मुझे चंद पैसे मिल रहे हैं, और स्क्रिप्ट का एट द एंड क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन कमा रहा है, और हो क्या रहा है इसका. तो एक स्क्रिप्ट लिखी मैंने, एक स्क्रिप्ट एक्टर ने पढ़ी, डायरेक्टर ने शूट की, प्रोड्यूसर ने पैसे डाले थे, उसको मुनाफा आया. तो जब मुझे लग रहा है बात तो स्क्रिप्ट से ही शुरू हो रही है, करेक्ट, अभी स्क्रिप्ट हटा दें, तड़ 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 सब गिर जाएगा, सारे ताश के पत्तों की तरह. तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू ट्राई द बिगर एस्पेक्ट ना. करेक्ट. जब स्क्रिप्ट ही मेरी है, तो प्रोड्यूसर भी मैं ही होना चाहिए ना. सीधी बात है. और ऐसा कोई जिद नहीं कि हाँ तो मैं ही प्रोड्यूस करूँगा. मैं बस सबके लिए काम करता हूँ, खुद के लिए भी काम करता हूँ, क्योंकि राइटर भी हूँ अंदर से. तो जब प्रोड्यूसर कोई आके कहता है कि भाई ये मेरी स्क्रिप्ट लिख दो, तो मेरा क्रिएटिव ब्रेन चालू हो जाता है कि ठीक है भाई, इसको भी स्क्रिप्ट देनी है. लेकिन अब सोचिए कि आप, ये टी शर्ट है, अगर आप ये टी शर्ट बुन रहे, बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बेचोगे भी तो आप ना, मन तो करेगा. करेक्ट. यार मेहनत तो है मेरी यार. आई वुड लाइक टू स्टेप इनटू इट माय सेल्फ. हाँ, ऑफ कोर्स. तो दैट साइड ऑफ ब्रेन मेरा बिजनेस में फंक्शन करता है, और वो वाला मेरा आर्ट में फंक्शन करता है. मैंने बैलेंस बना के रखा है. परफेक्ट है. सो
beyond the comedy, beyond the scripts, beyond the humor angle of it, what is this one side of Shobit that nobody has seen? मेरी जैसे जो मेरी ये वाली साइड है ना, जो मेरी एक शायरी वाली साइड है, मैंने अभी लोगों ने मेरा सीरियस साइड देखा नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं Correct. कि मैंने आपका ये वाला शो देखा है, क्रेडिट्स में नाम देख के फ़ोन करते हैं, इंस्टा पे फॉलो करके फ़ोन करते हैं, तो मुझे वो लोग जानते हैं जो मेरा सिर्फ कॉमेडी वाला साइड देखा है। Correct. मेरा ये वाला साइड नहीं देखा है कि मैं एक अंदर से शायर भी हूँ, है ना, मैं एक अंदर थोड़ी सी एक शायरी हो जाए सर. एक शायरी हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रुकिए, मैं आपके अपनी ज़िंदगी की पहली शायरी जो लिखी थी सुनाता हूँ। वो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी, Oh. लखनऊ में था मैं, अच्छा. और तब ना मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत लिखता रहता था, ऐसा सच कुछ मुझे प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं करना था इसको, तो ख्याल था, शायरी भी नहीं थी, एक ख्याल था कि ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात रिश्वत खाती है। Okay. कुछ गलत हुआ होगा मेरे साथ, ठीक है, तो भी ये ख्याल आया हाँ. कि ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात रिश्वत खाती है, हम्म. जलती जमीन देखती रह जाती, समुंदर पे बारिश हो जाती है। तो ये ख्याल जो मैंने लिखा था, Wow. It took me a while to digest it. हाँ, कि जिसको जरूरत है बारिश की, जलती जमीन, Correct. उस पर बारिश नहीं हो रही, समुंदर पे हो रही है, उसमें ऑलरेडी इतना पानी, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो लो हेल्प भी उसी, लोन भी उसी को बैंक दे रही है जिसके पास पहले से पैसा है। अबे तेरे को क्या जरूरत है, उसको देना जिसके पास नहीं है, वो कुछ प्रूव करेगा। Correct. सृष्टि ऐसी चल रही है। तो मेरा ये वाला जो साइड है ना, थोड़ा सा गहरे वाला, Not many people have seen. नॉट मैनी पीपल हैव सीन, Correct. बट है थोड़ा सा, जैसे मैं बड़े सारे लाइफ के पैटर्न्स में क्रैक करता रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे यूनिवर्स में ना कोई बहुत सारे राज छुपे हैं, हाँ. और अगर आप इनको थोड़ा सा एक कॉन्शियसली देख लो, पकड़ में आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो जाती है। For example. जैसे आपको ये मैंने पहले कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला, आज आपके पॉडकास्ट में बोलता हूँ, आप लोग भी सुनना। मैथ्स, बेसिक मैथ्स सबने पढ़ी होगी, ठीक है। Correct. प्लस प्लस मिलके क्या बनता है, प्लस। Plus. इंटीजर्स पढ़े होंगे, प्लस प्लस मिलके प्लस बनता है। माइनस प्लस मिलके क्या बनता है, माइनस। Minus. थोड़ा सा व्यूअर्स कॉपी किताब निकाल लो भाई आप भी जब Negative positive is negative technically. नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज आल्सो नेगेटिव, Negative. एंड नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, Positive. Correct. वी ऑल नो दैट। अब प्लस की जगह दोस्त को लगा लो और माइनस की जगह दुश्मन को लगा लो आप, ठीक है। तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। Plus. तो दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त दोस्त होता होता है। है। अगर आपका कोई दोस्त है तो वो आपका भी दोस्त है, Correct. क्योंकि दोस्ती 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 हो गई। हम्म. प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। Minus. आपके दोस्त का अगर कोई दुश्मन है ना, तो आपका भी दुश्मन है। Correct. प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, Minus. माइनस प्लस इज इक्वल टू भी माइनस। Minus. अगर कोई दुश्मन का भी साला दोस्त है ना, तो भी आपका दुश्मन ही है। दुश्मन ही है. Correct. और माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, दुश्मन का दुश्मन अक्सर दोस्त अच्छा, बन दोस्त जाता बन है, जाता है. ठीक है। सो कुछ कुछ चीजें ना यूनिवर्स में ऐसी छुपी हुई है, Correct. ये किसी को पता नहीं है, ये सब इजाद की है, मतलब इजाद नहीं की है, इस दुनिया में इन्वेंशंस होती हैं ना, डिस्कवरीज होती है। Definitely. ग्रेविटी थोड़ी ना किसी ने इन्वेंट थोड़ी होती है, Correct. ये तो भाई हमेशा से सेब गिर रहे थे तो एक आदमी ने बताया कि गिर रहा है, Correct. उसका पेटेंट नहीं ले सकते आप, कुदरत का पेटेंट नहीं लिया जा सकता Correct. ये इतना बड़ा क्रेडिट नहीं खाना होता है भगवान का। तो कहने का मतलब है, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ राज कहीं ना कहीं छुपे हैं। जैसे मैं एक और सीक्रेट बताता हूँ अपनी लाइफ का, मैं कैसे फंक्शन करता हूँ, ये भी मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया अब तक। ये लाइफ एक ना सर्कल है, Circle है. Correct. पानी भाप बन के बादल बनता है, और बरस के फिर से पानी पानी बनता बनता है, है. फिर से भाप बनता है, बादल बनता है, ये साइकिल It's a चलेगी। circle. Yeah. देयर इज अ लूप, There's a loop. द वर्ड Yes. इज अ लूप। Loop. हर चीज का लूप चल रहा है। जैसे आप, ये तो विजिबल है, हम्म. अब जो विजिबल नहीं ना उसकी बात करते हैं, वो भी लूप में है। जैसे आप खुश रहो तो कामयाब हो जाओगे, और कामयाब हो जाओगे तो खुश हो जाओगे, रहोगे। ये भी एक लूप एक है, लूप है. ठीक है। किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत देगा, वो आपको इज्जत देगा तो आप और इज्जत दोगे, ये भी एक लूप है। लूप है. एंड हर चीज का एक लूप है, करोड़ों लूप है। इसीलिए जब कोई नेगेटिव बोलता है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, अब नेगेटिव, मैंने आपको गाली दी, आपने मुझको गाली दी, इसलिए मैं और गाली दूंगा, इसलिए आप और गाली दोगे, ये एक नेगेटिव लूप है, इसमें फंसना नहीं होता है। Correct. एंड लूप की खासियत बताता हूँ मैं अपने व्यूअर्स के लिए, आप उस लूप में कोई भी चीज़ पहले कर दो, दूसरी अपने आप पकड़ लेगी, क्योंकि लूप में ना, जैसे अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा तो आप दान करोगे, और दान करोगे तो पैसा आएगा, ऐसा आएगा. तो आप कोई भी चीज़ पहले कर दो,
या तो पैसा कमा लो तो दान कर दो, दान कर दोगे तो पैसा आने लगेगा, पैसा कमा लोगे तो दान हो जाएगा। आप उस लूप में कुछ भी पहला कर दोगे दूसरा मिलने लगता है। दूसरा मिलने लगता है। ये लूप मैंने क्रैक किया था अपनी लाइफ में कि फिर मैं वैसे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, या आप ऐसा जीना शुरू कर देते हैं कि अगर ऐसा होगा, अगर मैं बड़ी फिल्में लिखूंगा तो लोग पॉडकास्ट लेंगे, लोग पॉडकास्ट लेंगे तो लोग फिल्में तो किसी भी लूप में आ जाओ। Fair. So on these lines, what would be your word of wisdom or word of advice to the young writers that हाँ। are just stepping into the industry? देखिए, यंग राइटर्स के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर की सोच के परेशान मत हो जाना, ठीक है। हमारी गाड़ी होती है जैसे कार, ठीक है, तो रात में जब हम हेडलाइट जलाते हैं तो कितने मीटर का दिख रहा होता है, 5-10, 10 मीटर, correct. लेकिन करते करते मीलों पार हो जाता है। हम्म हमको उतना ही देखना है, जो आगे के 5-10 मीटर है। आगे का ही अपना नेक्स्ट स्टेप पे ही ध्यान दो। बहुत ज़्यादा कि आज से व्हाट्स, ये मेरा सबसे खराब क्वेश्चन लगता है, व्हाट्स योर गोल आफ्टर 5 years। अबे परसों का पूछो ना, तो हम बताएंगे भाई परसों हम ये काम कर रहे हैं, और उस परसों से ही परसों परसों करते हुए 5 साल हो जाएगा। मैं अभी से क्या 5 साल का बताऊंगा तुम्हें? हर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से। कल होना हो पता है, हाँ भाई 2.5 साल की जिंदगी 5 साल बाद क्या करने वाले हैं। एंड क्या होता है ना, जब आप अभी मैं अंधेरे में बैठे हैं, यार मुझे क्या पता चर्च गेट का इस वक्त सिग्नल ग्रीन है कि लाल है, मैं ओवर थिंक क्यों करूंगा उस बात पे। करेक्ट। वहाँ पहुंचूंगा, लाल होगा तो रुक जाऊंगा, ग्रीन होगा तो चला जाऊंगा। जब आप एट द मोमेंट होते हो ना तो कुछ होता नहीं है, अंधेरे में बैठे बैठे ओवर थिंकिंग हो रही है। करेक्ट। तो उसी कार की तरह ना आपको बस 10 मीटर आगे का देखना है, एंड आप मीलों निकल जाओगे, वो पता भी नहीं चलेगा। इससे ही सर मेरे को एक किस्सा याद आया। मेरा एक व्हेन आई वाज पॉसिबली इन कॉलेज और समथिंग, आई हैड अ ड्राइवर। अच्छा। वो ड्राइवर ने मेरे को एक वर्ड ऑफ विजडम दिया था, ओके। एंड कमिंग फ्रॉम हिम इट इज स्टिल स्टक विद मी। ही इज लाइक opportunities are like BST buses, जो हमारे मुंबई में BST बस होती है, opportunities are like BST buses. You are standing at a stop. Buses are going to come, buses are going to go. But it is upon you which wagon you want to get on it. But ऐसा मत सोचो कि भाई एक बस छूट गई तो दूसरी नहीं आने वाली, डेफिनेटली आएगी ही पीछे से वापस। कहते हैं मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। वाह, फेयर। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस चल रही है, आपके बारे में सोचा नहीं गया होगा। आप जब पैदा हो रहे थे आपको पता भी नहीं था आपका एक, आप तो जब बहुत होश में आया तो आपको पता रियलाइज हुआ अच्छा मेरे हाथ पैर सब है। तो बहुत बात की बात है ना। करेक्ट। उस वक्त आप होश में भी नहीं थे जब आप पैदा हो रहे थे। एक आंख नहीं होती तो किससे कंप्लेंट होती। करेक्ट। लेकिन है। तो जिस इंटेलिजेंस ने हमको पूरा बना दिया है तो आगे नहीं चला पाएगा। 100%। गाड़ी बन गई तो चल भी जाएगी भाई। चल भी जाएगी। तो इतना ओवरथिंक नहीं करना होता बस। Sir, just अभी I think in this week itself, there is a story that has happened in recent times. Kunal Kamra का Habitat has been revamped, as I call it basically, जिसको vandalize हो गया। कॉफी कड़वी लगने लगी सामने। So what are your thoughts on that? Basically, as you are from the comedy genre, so what are your thoughts on that? पहली बात तो बात कॉमेडी की हो रही है तो कुणाल कामरा की बात क्यों हो रही है? Oh, okay. ठीक है, हंसाना है ना, किसी को परेशान करना नहीं है। किसी को भी, जनता हो, नेता हो, कोई भी हो, हम किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। या तो आप बता के चलो हम रोस्ट के राइटर, रोस्ट के कॉमेडियन है और आज हम सबको रोस्ट करेंगे और उसकी परमिशन लो, देन इट्स एब्सोल्युटली ओके। करेक्ट। बट विदाउट कंसेंट आप किसी को कुछ ऐसा थोड़ा बोल सकते भाई, मानने का दावा हो जाता है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको देश से प्रॉब्लम है, नेता से प्रॉब्लम है, आपको किसी से प्रॉब्लम है, तो चुनाव लड़ो ना, उनसे क्या लड़ रहे हो तुम? ये तो मोहल्ले वाली आंटी वाली हरकत है कि खुजली निकालने के लिए तुम मोहल्ले में आ रहे, देखा क्या किया उसने। अबे तुम जाके चुनाव लड़ो, तुमको प्रॉब्लम है, तुम चुनाव जीतो। अगर तुम्हारी ऑडियंस को लगता है, करेक्ट, देखिए जनता जनार्दन है भाई, ऑडियंस को अगर लगता है कि तुम सही हो तो वो उनको वोट नहीं दे के तुमको दे देंगी। तो तुम आ जाओ सत्ते में, कॉमेडियंस आए, भगवंत मान साहब आए, सीएम है वो, तो तुम बन जाओ और देश का भला करो। करेक्ट। चिल्लाने से तो नहीं होगा भाई कुछ, है ना। तो तुमको एक्चुअली अगर देश का भला चाहिए तो तुम उस रूट पे आओ। उस आदमी ने भी भाई, वो भी कभी रिक्शा चलाते थे, कभी स्ट्रगल किया, करते 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 सीएम बने, उप सीएम बने, जो भी बने, एंड देश का भला किया। करेक्ट। लोगों ने वोट किया ना भाई। करेक्ट भाई आज हमें पीएम साहब को कोई कुछ भी कहे, हालांकि हम तो बहुत उनको, मैं प्रशंसक उनका, उन्होंने बहुत अच्छे रेवोल्यूशनरी काम किए। yes. जनता ने चुना है ना, बात खत्म।
जनता का प्यार है। जनता का प्यार है। आप YouTube पे एक वीडियो डाल लो, है ना, उससे क्या होगा? रिवोल्यूशन आ जाएगा? उससे रिवोल्यूशन तो नहीं आएगा ना। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है, आप इलेक्शन लड़िए, आप जीतिए और देश की सेवा कीजिए। इससे तो सेवा नहीं हो रही ना। 100%। मेरे घर में तो आज तक ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि देश में कुणाल कामरा ने आज एक रूल अप्लाई किया है जिससे जो है आज गांव में बिजली आएगी 24 घंटे। ऐसा तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। तो जब आप किसी काम के नहीं हो ना, तो आपका बोलने का अधिकार नहीं है। So on these lines, in today's comedy genre, as we call it, is freedom of speech being violated? फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए क्या होता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये एकदम ही नहीं है कि मुंह पे गाली दे दो ना भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो आप बात रख सकते हो। फ्रीडम ये होती है जो बहुत सारे देशों में नहीं है। नॉर्थ कोरिया में नहीं है, बहुत सारे देशों में बहुत नहीं नहीं है है देशों में नहीं है। करेक्ट कि भाई आप अपनी बात ही नहीं रख सकते। कि करेक्ट। किम जोंग बोल रहा है कि घर से बाल काट के आना, तो नहीं रख सकते कि ऐसा क्यों? और एक सिंगुलर हेयर स्टाइल रखना। सिंगुलर हेयर स्टाइल रखना कि भाई मेरे क्योंकि चाचा दादा इस डेट पे मरे थे तो नो लाफ्टर डे, कोई हंस नहीं सकता वरना गोली मार देंगे। इस बात पे कोई जवाब, कोई रिप्लाई नहीं कर सकता है। तो आप उस देश में अगर ऐसा होता नहीं नहीं यार मुझे प्रॉब्लम है, आज तो मुझे हंसना था लेकिन आज हंस नहीं पा रहा। अब तुम्हारे दादा मेरे थोड़े दादा मरे भाई, मुझे हंसने दो। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप खुल के हंसते हो। हर धर्म के लोग हंस रहे हैं। करेक्ट हर धर्म के लोग बिजनेस कर रहे हैं। करेक्ट। हर देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर धर्म के लोग बिजनेस कर रहे हैं, हर धर्म के लोग खा पी रहे हैं। तो यार हमारा देश जब सबके लिए अच्छा कर रहा है तो हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। कल को ऐसा लॉ आ ही गया कि नहीं हंसना है तो बोलना ना भाई। बट मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट देश कोई है। करेक्ट। इट्स अ सेक्युलर कंट्री। इट्स अ वेरी सेक्युलर कंट्री एंड इट्स वेरी गुड। मतलब किसी भी संप्रदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबके साथ ही अच्छा कर रहा है ये देश। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक धर्म के साथ बुरा हो रहा है, एक धर्म के साथ अच्छा हो रहा है। ये सबके साथ अच्छा हो रहा है। सभी बिजनेस, आप जाइए दूसरी कंट्रीज, आप देखिए वहाँ पे क्या हालत हो रखी है। बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है। यस। वहाँ पे तो मतलब कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। So on this note, sir, we ended here. I would like to say that this was one of the best episodes that I have personally shot till date, and it was fun having you, Shobhit sir. थैंक यू सो मच। आप एक शायरी पे एंड करना चाहेंगे तो that would be lovely. हाँ, एक शायरी पे मैं एंड करता हूँ। एक अच्छा ख्याल बोलता हूँ, ठीक है? उसको आप शायरी भी समझ सकते हैं क्योंकि कई उसके भी अपने अपने मीटर्स हैं। कि जिक्र नहीं करता मैं तुम्हारा महफिलों में, ये थॉट है। Okay. एक जेलस बॉयफ्रेंड का थॉट है। कि जिक्र नहीं करता मैं तुम्हारा महफिलों में, Correct. किसी के जहन में तुम्हारी तस्वीर बने तो भी मुझे जलन होती है। कितना जलनखोर आदमी है ये, समझ पा रहे हैं? ठीक है। ये आंसू, ये चाहत, ये जज्बात न जाने कहाँ से आता है। ये आंसू, ये चाहत, ये जज्बात न जाने कहाँ से आता है। जिस कागज पर तुम्हारा जिक्र लिख दूं वो कागज तड़प जाता है। Wow. That was a lovely one. एंड मैं आपके व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि यार जो भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यार मुर्दों को 4 लोग सहारा देते हैं, जिंदा को 2 भी देते तो बहुत बहुत बड़ी आगे बात है। चला जाए आदमी। तो जब तक हम हैं इस दुनिया में, इस जहान में, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, मज़े कीजिए और ऐसे ही इनके पॉडकास्ट देखते रहिए। बहुत अच्छा कमाल के पॉडकास्ट ले रहे हैं। Thank you, sir. बहुत अच्छे कमाल के होस्ट हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन्होंने मुझे बुलाया Thank you, sir. और हम लोग ने बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस की। थैंक यू Thank you, सो sir. मच। Thank you so much. Thank you. Thank you. हाय गाइस, दिस इज शोभित सिन्हा, आई एम अ राइटर और आज इलाची भाई ने मेरा पॉडकास्ट लिया है चाय विद इलाची को। आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इनका शो का नाम इतना इंटरेस्टिंग है, चाय विद इलाची। खाली पिलाई कॉफ़ी है इन्होंने, लेकिन जो शो का नाम है वो है। अब इस छोटी सी बात के लिए नाम तो चेंज नहीं कर सकते, कॉफ़ी विद इलाची तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमाल कमाल के पॉडकास्ट ले रहे हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द चैनल।